इसमें हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ब्लड के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अपन हिस्टोलॉजी समझेंगे, बोन मैरो और लिम्फ नोड की कैसे होती है। सो मेन बात क्या है कि ये देखो, ये अपना है बोन मैरो और यू कैन से इट इज़ बोन, ये बोन है, बोन, ठीक है। मतलब ये सर्कुलर अगर अपनी बोन है तो बीच में मैरो होता है, साइड वाला हिस्सा ओस्टियम, जो बोन का सॉलिड पार्ट होता है वो होता है, तो वो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर हिस्से होते हैं, जैसे कि ये है एक, ठीक है, जैसे कि ये है एक, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑस्टियन। ओके, इन ऑस्टियन के बीच में अपने को देखने मिलती है ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल देखने मिलती है। और ये जो है ना, ये सारे ये हमारे हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट अपने ही स्पेस में रहते हैं, लाइक ये ऑस्टियोसाइट है तो इसके आजू बाजू खाली वाइट स्पेस रहेगी, तो इसको बोलते हैं कि अपनी दुनिया में रहता है, अपनी स्पेस में रहता है, मतलब उसके अराउंड एक हैलो रहता है ऑस्टियोसाइट के, ठीक है। और ध्यान से देखें तो इन ऑस्टियोसाइट से ऐसे कनेक्शंस निकल रहे हैं लाइन के फॉर्म में, ठीक है, जो कि दूसरे ऑस्टियोसाइट तक जा रहे हैं। एंड ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑस्टियन। ओके, नाउ अपन देख रहे हैं H&E स्लाइड, जिसमें कि अपने को ये बोन का साइड वाला पार्ट दिख रहा है जो ये होता है, ठीक। यहाँ पर आई थिंक दिस इज सम ब्लड वेसल एंड ऑल। ओवर हियर वी हैव गॉट अ सेल व्हिच इज ऑस्टियोक्लास्ट, एंड ऑस्टियोक्लास्ट इज अ सेल जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो एक सेल है जिसमें एक दो तीन न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर एक स्पेस दिख रही है, इट इज़ लाइक ऑस्टियोक्लास्ट इज ईटिंग द बोन, एंड इसको बोलते हैं लैक्यूना बोन उसका, राइट। अगेन दिस इज अनदर ऑस्टियोक्लास्ट, और उसका एक अच्छा सुंदर सा लैक्यूना दिख रहा है, वाइटिश। एंड ओवर हियर वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। बोन में दो लेयर होती है ना, आउटर साइड में, बाहर की तरफ होती है पेरियोस्टियम, ये बोन मैरो है, इसके अंदर की तरफ होगी एंडोस्टियम, ठीक है। तो एंडोस्टियम में देखो अपने को यहाँ पर सेल्स देखने मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ओवर हियर यहाँ पर अपने बोन मैरो की पेरियोस्टियम लाइनिंग देखने मिल रही है, दिस ओवर हियर इज पेरियोस्टियम। ओके, एंड पेरियोस्टियम में अपने को बहुत सारे सेल्स एम्बेडेड दिख रहे हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली अपने ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये वाले। एज दे गो इनसाइड दे फॉर्म, मतलब प्रोजिनेटर सेल्स हैं, एज दे गो इनसाइड दे फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट वगैरह बनाते हैं। दिस इज एन ऑस्टियोसाइट, क्योंकि इसके अराउंड पेरिफेरल होलो लग रहा है अपने को, ठीक है। So as we can see, an osteocyte are surrounded by an whitish hollow. Okay, and these are all blood vessels. Same. ठीक है। Now इस जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है वर्शन कैनाल, जहाँ पर ब्लड वेसल होती है। एंड देन देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग जिसको हम बोलते हैं वोक्समैन कैनाल। अब इसको इमेजिन कैसे कर सकते हैं, मान लें कि ये अपनी बोन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी आ रही है एक ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल को दूसरी ब्लड वेसल से कम्युनिकेट करना रहेगा, तो इसे एक ट्रांसवर्स चैनल होता है, ठीक है, उस चैनल को बोलते हैं एवर्सियन कैनाल। तो मे बी दिस इज सम कम्युनिकेशन बिटवीन सम अनदर ब्लड वेसल जो कि इस ब्लड वेसल से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। एंड ओवर हियर वी हैव गॉट अ स्मीयर स्लाइड ऑफ बोन मैरो, इसमें अपने को वाइटिश स्पेसेस दिख रही हैं, दे आर एसेंशियली फैट। ये सारी जो है वाइट स्पेसेस, दे आर ऑल फैट। Okay, and then we see some interesting cells which are very large. अब जो ये बड़े बड़े सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ओके, दीज आर ऑल मेगाकैरियोसाइट्स।
यहाँ पे देखो अपने को मेगाकैरोसाइट प्लस फैट सेल्स अपने को देखने के लिए मिल रहे हैं। जब जैसे जूम करते हैं तो मेगाकैरोसाइट दिखता है विथ लाइक 50 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है एक नॉर्मल सेल से। एंड ओवर हियर जो मल्टीपल बायलोब न्यूक्लिया है ये न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है, ये मल्टीपल बायलोब न्यूक्लिया अपने न्यूट्रोफिल्स के देखने मिल रही है ये ओके। Although RBCs are more commonly seen in the normal smear, but in bone marrow equal representation दिखता है बिकॉज इनका जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं उनकी टाइमिंग छोटी होती है, लाइफ स्पैन छोटा होता है, जल्दी रीजनरेट करना होता है। यहाँ पर देखो अपने को देखने मिल रहा है एओसिनोफिल जो कि ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। ये देखो ये है हमारा एक एओसिनोफिल एंड और एओसिनोफिल देखें तो दिस माइट बी वन एओसिनोफिल ओके। ये अपना मतलब जो ये डार्क ब्लू वाला सेल है दिस माइट बी सम प्रिकर्सर टू रेड ब्लड सेल और समथिंग। और यूजुअली अपने को ऐसे सेल्स दिखे ना जिनमें मतलब जिनमें एक सेल हो जिनमें न्यूक्लिया बहुत बड़ा हो, साइटोप्लाज्म बहुत छोटा सा साइड में हो, यूजुअली दे आर लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स यहाँ बनते हैं मैच्योर और बोन मेरो, मैच्योर मतलब बोन मेरो और थाइमस में जाकर होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड वगैरह में इनका मैच्योरेशन होता है। दिस इज ग्रैनुलोसाइट एंड ये तो कोई ब्लास्ट सेल है। और हियर वी हैव गॉट मोनोसाइट प्रिकर्सर सेल, ठीक है। दिस इज़ द इमेज ऑफ साइनोसॉइड। अब ये साइनोसॉइड क्या है कि देखो ये हमारा बोन मैरो, यहाँ पर अपने को ये फैट देखने मिल रहा है, फैट फिर यहाँ पर बहुत सारे सेल्स देखने मिल रहे हैं, राइट। अब ये है हमारी एक सेंट्रल वेसल जो कि एसेंशियली मतलब इसमें परफोरेशन होंगे, एंडोथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है सराउंडिंग हीमेटोपोइसिस के लिए। इसके सराउंडिंग ही हीमेटोपोइसिस हो रही है। सो दिस इज साइनोसॉइड ओके। एंड दिस आर कोलाजन जो पिंक के बीच में। फिर ये देखो एक लिम्फोसाइट है एंड हियर वी कम विद लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड के बारे में देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि ये लिम्फ नोड का जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, दिस इज कैप्सूल ऑफ लिम्फ नोड। फिर जैसे ही हम कैप्सूल के अंदर जाते हैं तो दिस हिस्सा इज साइनोसॉइड, साइनोसॉइडल स्पेस है ये। एंड ओवर हियर वी हैव गॉट अ लिम्फोइड फॉलिकल, ठीक है, जिसमें सेंटर है, जर्मिनल फिर मेंटल जोन है, ये सब अपने को देखने मिल रहा है। एंड दिस इज़ इंट्राफॉलिकुलर रीजन जहाँ पर टी सेल रहते हैं। तो ये जो लिम्फोइड फॉलिकल है इसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि सराउंड में अपने को इनएक्टिव टी सेल जैसे अंदर जाते हैं तो डिवाइडिंग टी सेल, बी सेल देखने मिलता है। फिर सेंटर में प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेज, ये सब देखने मिल सकते हैं ओके। यार देखो यहाँ पर एक लिम्फ नोड कैप्सूल अंदर की तरफ जा रही है टू मेक ट्रेबेक्यूले ओके। एंड यहाँ पर नोड फॉलिकल्स हैं, ट्रेबेक्यूले वगैरह हैं। फिर ये जो फॉलिकल्स हैं ये हमारे आते हैं आउटर मोस्ट लेयर में, वी कैन से दे कम इन कॉर्टेक्स एंड देन एज वी गो इनसाइड दिस लेयर ओवर हियर इज पैराकॉर्टेक्स, ठीक है, नोड्यूल कॉर्टेक्स एंड एज वी गो इनसाइड वी हैव पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स में एक्चुअली कोई फॉलिकल नहीं रहता है, सिर्फ हाई सेल डेंसिटी रहती है। एंड जब अंदर जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा स्पेसेस देखने मिलती हैं विच इज़ एसेंशियली मेडुला। और बहुत सारे साइनोसॉइड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इनके साइनोसॉइड्स थोड़े स्पेशल अरेंजमेंट में होते हैं। सब कैपिलर साइनस देखने मिल रहा है जो कैप्सूल के अंदर वाली स्पेस है। एंड ओके सो दिस वाज इट। अब करते हैं जल्दी से रॉबिन्स रीड। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है रॉबिन्स का, इसमें ये क्या बताता है कि सबसे पहले हीमेटोपोइसिस चालू होती है तो उसमें क्या मैटर होता है। सबसे पहले सबको पता है हीमेटोपोइसिस चालू होती है यॉर्क सैक में।
अब जब योग साइकिल में चालू होती है तो इसमें मतलब ना के बराबर रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। इसमें बनते क्या है अपने जो लॉन्ग लिव टिश्यू के मैक्रोफेज होते हैं ना, जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल्स ब्रेन में, कफर सेल्स लीवर में, एंड बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ योग साइकिल टू ब्लड फॉर्मेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वही सब बनता है, मैक्रोफेज बनते हैं। फिर इसके बाद अपने को हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स अराइज होते हैं इन मीजोडर्मल डेरिवेटिव से, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एओर्टा, गोनाड एंड मीजोनेफ्रॉस रीजन से अराइज होते हैं। उसके बाद दे गो टू लीवर में होती है प्रॉपर हिमेटोपोइसिस अंटिल बर्थ, एंड उसके बाद कुछ हिमेटोपोइसिस मतलब HSCs स्टेम सेल्स अपने अम्बिलिकल कॉर्ड में चले जाते हैं, जिनका यूज़ कर सकते हैं हेपेटोसाइटिक मतलब HSC ट्रांसप्लांट के लिए। एंड देन फाइनली आफ्टर बर्थ बोन में होती है हिमेटोपोइसिस। ओके, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हिमेटोपोइसिस के लिए क्या है कि ये डायग्राम, इसमें अपने को याद करना है ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, देन दे बिकम मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर। एंड अगर अपने को पूरे ब्लड के कंपोनेंट को दो हिस्से में डिवाइड करना है तो दैट विल बी our lymphoid category and will be our myeloid category. Myeloid category is essentially everything that is inside the blood, और जो मतलब जब सारे जो ग्रेनुलोसाइट हैं मतलब कि WBCs, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इवन अपने प्लेटलेट्स और RBCs, दे ऑल कम अंडर माइलॉइड पोटेंशियल। एंड देन वी गॉट लिम्फॉइड पोटेंशियल, जिसमें कि अपने को देखने मिलते हैं ऐसे सेल्स जो कि मतलब लिम्फोसाइट्स, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स और नॉर्मल बी सेल्स और टी सेल्स देखने के लिए मिलते हैं अपने को। अब ये जो है इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास, दे हैव गॉट सेल्फ रिन्यूअल एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो दे हैव गॉट हाई रिजेनरेटिव कैपेसिटी। सो एज दे मैच्योर इनकी जो सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी है वो कम होती है, डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो अपन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में देख रहे हैं कि अपने को सब सिंपल है सबसे याद करना कि प्रो, प्री एंड देन वी हैव गॉट मैच्योर सेल्स, एन के सेल्स, बी सेल्स, टी सेल, एन के सेल का प्री एन के सेल, फिर बी सेल का प्री बी सेल, टी सेल का प्री टी सेल, ठीक है। अब फिर इसके पर आता है प्रो एन के सेल, प्रो बी सेल, प्रो टी सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्फोपोइसिस एंड दिस आर ऑल कमिटेड प्रीकर्सर्स, दे डिवाइड इन ओनली वन डायरेक्शन। देन वी हैव गॉट माइलॉइड पोटेंशियल, जिसमें कि अपने को थोड़ा वास्ट प्रिकर्सर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अपने को सबसे पहले प्रो के लेवल में देखने मिलेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मिक्स एंड मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट एंड बेसोफिल वाला, ठीक है। मिक्स में अपने को क्या देखने मिलेगा, ग्रैनुलोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, मोनोसाइट एंड eosinophil वाला, so which will form myeloblast, monoblast and eosinophiloblastic, which will eventually form neutrophil, monocyte and eosinophil. And then we have got colony forming unit BME, जो कि वेरियस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बेसोफिल, मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोब्लास्ट अपना बनाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर जो नोट करने वाली है कि दिस ऑल आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स नहीं कह सकते, वी कैन से फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अब इनका रोल क्या है, मान लो शरीर में किसी WBC या ग्रेनुलोसाइट की कमी होती है, ठीक है, मतलब ग्रेनुलोसाइट यहाँ पर है तो इनकी कमी होती है। सो व्हाट विल हैपन, सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स विल बी रिलीज्ड विच विल एक्ट ऑन द प्रिकर्सर सेल्स, यहाँ से यहाँ तक, विच विल इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ दिस लीनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये अपने लीनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये सारे रिलीज होंगे विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपने जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, लाइक CKT1, SCA1 और LIN1, ठीक है। और एक फैक्टर था ग्रैनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की मोटिलिटी बढ़ाता है। अगर मान लो किसी के से स्टेम सेल लेने हैं तो इस फैक्टर को डालते हैं बॉडी के अंदर, वो बात है, ठीक है। फिर अपना जब भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स
फैक्टर्स रिलीज होते हैं। लाइक अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है तो ईओसिनोफिल वाले फैक्टर रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरलूकिन 5, which will stimulate eosinophil precursor more and lead to formation of eosinophil. So this explains how these are under control of factors. ठीक है, फिर यहाँ पर देखो HSC सेल्स अपने को बोल रहे हैं दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो प्लूरिपोटेंसी, फिर सेल्फ रिन्यूअल एक प्रॉपर्टी होती है। हाँ, HSC आर नॉट सेसाइल एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। HSC आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम द बोन मैरो and appear in the peripheral blood. In fact, HSC used in transplantation are now mainly collected from the peripheral blood of donor treated with granulocyte colony stimulating factor GSF. ठीक है, फिर अपने को बोल रहा है और भी ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात हुई है कि शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल नीड होती है तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि CSF हो गया, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गया। ये सारी मतलब ऊपर की वही बात दी हुई है जो नॉर्मली मेटाबॉलिसिस वाली है। सम ग्रोथ फैक्टर जैसे कि स्टेम सेल फैक्टर होते हैं, किट लाइगेंड, FLT3 लाइगेंड, इनके नाम में लाइगेंड आ रहा है। दे एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स दैट एक्सप्रेस ऑन द वेरी अर्ली कमिटेड प्रोजेनेटर्स। जो पहले वाले होते हैं ना HSC कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उन पे काम करते हैं। फिर दूसरे बोलते हैं जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेज, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCSF, थ्रोम्बोपोइटिन, ये सारे अपने बाद वाले फैक्टर्स पे काम करते हैं, यानी कि हीमेटोपोइटिक को छोड़ के नीचे वाले कॉलोनी फॉर्मिंग विथ स्पेसिफिक लीनिएज एंड ऑल। ठीक है, मेन तो यही बात दी थी इसमें। एंड या फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ट्यूमर ऑब्वियसली लाइन है एक्चुअली, ट्यूमर ऑफ हीमेटोपोइटिक ओरिजिन दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद म्यूटेशन दैट ब्लॉक द प्रोजेनिटर सेल मैच्योरेशन और आर्बोगेट देयर ग्रोथ फैक्टर डिपेंडेंस, राइट। एंड देन इसमें मोर बोन मैरो की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मेन तो वही है कि इसमें बोला है कि जो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं वो बड़े सेल्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं वो बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि साइनोसॉइड्स के आजू बाजू होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं that bud off into the bloodstream to produce platelet. फिर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी साइनोसॉइड्स के अपने आजू बाजू देखने मिलेंगे। यूजुअली मैक्रोफेज होते हैं और उनके सराउंडिंग अपने रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, क्योंकि इनके बनने में एक प्रोसेस होती है कि अपना न्यूक्लियस बाहर निकाल देते हैं, तो मैक्रोफेज दे ईट अप दैट न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि ब्लास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिनको हिस्टोलॉजिकल मार्कर से डिफ्रेंशिएट करना होता है एंड ऑल, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर अपन आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल में। इसमें क्या बोलता है कि जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ना वाइट ब्लड सेल के, उनको अपन ग्रॉसली दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर वी कैन क्लासीफाई देम इनटू डिसऑर्डर्स जिनमें वाइट ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं और दूसरा जिसमें कम हो रहा है। अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे साइटोसिस, कम हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे पेनिया, उसको अपन बोलेंगे पेनिया, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। फिर दो टर्म होती है, एक है लिम्फोसाइट और एक है ल्यूकोसाइट, जो कि मैं मतलब बहुत कंफ्यूज होता था हमेशा, मेरे को लगता था कि सेम ही बात हो रही है लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट। सो द रियलिटी इज़ कि लिम्फोसाइट मतलब बी सेल, टी सेल, NK सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, एंड ल्यूकोसाइट मतलब होते हैं अपने ग्रैनुलोसाइट, WBCs, एओसिनोफिल्स एंड ऑल, बेसोफिल्स एंड ऑल।
तो वही बात बोली है कि क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, फिर अपने डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रोलिफरेटिव दो टाइप का होता है, एक रिएक्टिव होता है मतलब टू रिस्पॉन्स टू सम इन्फेक्शन, एंड देन वन इज़ नियोप्लास्टिक की कैंसर की वजह से हो रहा है। एंड दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, लाइक वी विल सी लेटर। फिर देखो जो अपने को देखना है सबसे पहले डिसऑर्डर जो कि है ल्यूकोपेनिया। इस पैराग्राफ में क्या ही बात करता है, ल्यूकोपेनिया और लिम्फोपेनिया के बारे में बात करता है। ल्यूकोपेनिया क्या होती है कि सबसे ज़्यादा कॉमन अपने को ल्यूकोपेनिया देखने मिलता है। लिम्फोपेनिया एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर कंडीशन होती है जो कि अपने को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, HIV इन्फेक्शन या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई इसमें देखने मिलती है। वायरल इन्फेक्शन इन द सेंस कि वायरस जब आता है तो मेनली लिम्फोसाइट मोनोसाइट की एक्टिवेशन होती है, तो जहाँ वायरस होता है वहाँ से माइग्रेशन हो जाता है इन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का ड्यू टू सम फैक्टर्स विच इज़ टाइप 1 इंटरफेरॉन। तो इस वजह से कंपैरेटिव एक लिम्फोपेनिया देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर ग्रैनुलोसाइट कम नंबर कम हुआ तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइटोपेनिया एंड ऑल। ठीक है, फिर न्यूट्रोपेनिया और एक ग्रैनुलोसाइटोसिस की बात हो रही है। न्यूट्रोपेनिया एक रिडक्शन है इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन ब्लड, एंड एक ग्रैनुलोसाइटोसिस इज मार्क्ड रिडक्शन इन न्यूट्रोफिल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो गए तो उसको बोलेंगे एक ग्रैनुलोसाइटोसिस। देन वी हैव पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ये बात कर रहा है कि कैसे आगे न्यूट्रोपेनिया होती है। तो इसमें मेन इसका कहने का मतलब है कि अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर हो, न्यूप्लेजिया हो, या कोई सी ड्रग है जो कि इस बोन मैरो को सप्रेस कर दे, ठीक है, तब अपने को ये बेसिकली न्यूट्रोपेनिया देखने के लिए मिल जाता है। या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो उसकी वजह से न्यूट्रोपेनिया देखने मिल सकती है, या कोई रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो उसकी वजह से हो सकती है। तो मेन कहने का मतलब है या तो प्रोडक्शन में दिक्कत है या तो डिस्ट्रक्शन हो जा रही है। अब डिस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों से हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस सेल्स, ऑटो इम्यूनिटी इंजरी टू न्यूट्रोफिल्स जैसे कि SLE में देखने मिल रहा है, या फिर कोई ड्रग आता है जो कि इसके ऊपर बाइंड हो गया, इसको एंटीजेनिक बना दिया, एक्सपोजर टू ड्रग्स, जैसे कि अपने बहुत सारे मेंटल ड्रग्स होते हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक, ठीक है, फिर वो और भी मतलब सीएनएस वाले ड्रग्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। एंड देन स्प्लीनोमेगाली एक ऑप्शन है, और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ गया जैसे कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, रिकेट्सिया, तभी अपने को न्यूट्रोपेनिया देखने मिलती है। एंड देन इन डिक्रीज प्रोडक्शन, इन इफेक्टिव प्रोडक्शन, कोई डेफिशिएंसी है जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने मिलती है, या फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में देखने मिलता है, तो जिसमें कि प्रिकर्सर डाई इन मैरो उस केस में देखने मिल सकती है। कोस्टमैन सिंड्रोम और सप्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट बाय ड्रग्स एंड HSCs एंड ऑल, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन वे क्या है जिससे कि न्यूट्रोपेनिया देखने मिलती है, इट इज़ ड्रग टॉक्सिसिटी। अब वो ड्रग टॉक्सिसिटी कैसी होती है, मोस्टली वो एंटी कैंसर और CNS वाले ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी सीजर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसाइकोटिक और डायूरेटिक हो गए। फिर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कॉज करते हैं, मतलब कि अपने आप ही कुछ डिपॉजिट वगैरह होकर उनको एंटीजेनिक बना दिया। उनका ही एग्जांपल था एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसाइकोटिक, डायूरेटिक। देन वी हैव वन ड्रग्स जो कि हीमोलाइटिक अनीमिया जैसे होते हैं ना, वैसा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड्स एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं न्यूट्रोफिल्स का। सल्फोनामाइड्स याद रखना जरूरी है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज समथिंग लाइक इट इज़ नॉट ऑटो इम्यून मेडिएटेड, मे बी सम अननोन रीजन जिसकी वजह से ड्रग की डेथ हो रही है, ठीक है। फिर एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है कि अगर न्यूट्रोपेनिया है तो उसका एक कॉज हो सकता है कि अपने जो लिम्फोसाइटिक प्रोजेनेटर्स हैं ना उनका ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया है, तो उसकी वजह से कंपैरेटिव न्यूट्रोपेनिया अपने को देखने मिल सकती है। इसका मैकेनिज्म उतना क्लियर नहीं है, बट जैसे कि जो हमारे साइटोटॉक्सिक T सेल हैं जो कि निकलते हैं इन रिस्पॉन्स टू नियोप्लाज्म,
वो कुछ करते हैं जिनकी वजह से ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया अपने को देखने के लिए मिलती है। ओके, मॉर्फोलॉजी में भी उतना कुछ स्पेशल नहीं है, ये सब इतना बोलता है कि अगर न्यूट्रोपेनिया है तो जनरल कंडीशन में बोन मैरो हाइपरसेलुलर होगा अनलेस इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एनाप्लास्टिक एनीमिया और ड्रग इंड्यूस बोन मैरो सेपरेशन एंड ऑल। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में अपने को जैसे कि एनीमिया वगैरह का केस है तो अपने को हाइपरसेलुलरिटी देखने के लिए मिलेगी। और इन केसेस में क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो अपने को शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन देखने मिलेंगे। अल्सरेशन, नेक्रोटाइजिंग लीजन जो कि जल्दी ठीक नहीं होंगे, माउथ जो भी म्यूकोसा वगैरह है, जीआईडी ट्रैक है, वहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलेंगे। चांसेस ऑफ डीप इन्फेक्शन ऑफ कैंडिडा एंड एस्परगिलस इंक्रीज कर जाते हैं। क्लिनिकल क्या होगा, इनका सिग्निफिकेंस इतना ही है कि क्लिनिक जब भी अपने को इन्फेक्शन देखने मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल का काउंट 500 पर mm³ के नीचे पहुँच गया है, विच इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। ओके, देन वी हैव गॉट ल्यूकोसाइटोसिस जो कि एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है। देन वी हैव गॉट लिम्फोएडिनाइटिस एंड ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस में ये क्या बोलता है कि इट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली एंड पैथोजेनेसिस में 3 बात बोलता है। सबसे पहले तो या तो सिंथेसिस बढ़ गई है बोन मैरो में, जो भी इसके प्रिकर्सर सेल्स हैं जैसे कि माइलॉइड हो गया, लिम्फॉइड हो गया, उनका पूल बढ़ गया है एंड they are increasing the synthesis of these leukocytes. Then we have got second is adhesion जो है, जो मतलब ल्यूकोसाइट का adhesion होता है ब्लड वेसल वॉल से, उसमें चेंजेस हो गई हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल पूल। एंड देन रेट ऑफ एक्सट्रावेसेशन, टिश्यू से कैपिलरी से लीक करके टिश्यू में जाना, वो बढ़ गया है। तो दिस आर द बेसिक कॉज ऑफ पैथोलॉजी बिहाइंड ल्यूकोसाइटोसिस। एंड फिर इस नीचे वाले पैराग्राफ में ये बात करता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैक्टर्स इन ल्यूकोसाइटोसिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि मेनली पहले तो न्यूट्रोफिल का ही लेवल बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, जो कि मैच्योर ग्रैनुलोसाइट है उनका रिलीज बढ़ाएंगे, उनका एडेशन कम करेंगे, एक्स्ट्रावेसेशन बढ़ाएंगे, जैसे कि T1 नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड ऑल। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है, टाइम क्रॉनिक बनते जाता है, तो इंटरल्यूकिन 1, TNF और कुछ और फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे कि मैक्रोफेज, बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको बुलाते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 5 जो कि एसेंशियली यूसिनोफिल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। एंड वी हैव गॉट GCF जो कि न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। एंड द केसेस इन विच ल्यूकोसाइटोसिस ऑकर वो यहाँ पर दे रखे हैं। ल्यूकोसाइटोसिस का कारण हो सकता है इंक्रीज इन मैरो प्रोडक्शन, इंक्रीज रिलीज फ्रॉम मैरो स्टोर्स, डिक्रीज इन मार्जिनेशन और डिक्रीज इन एक्स्ट्रावेसेशन। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। मार्जिनेशन की कमी कब होती है, एक्सरसाइज और कैटेकोलामीन्स में, फिर ग्लूकाकोर्टिकॉइड, डिक्रीज इन एक्स्ट्रावेसेशन। एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन में दोनों चीज़ें देखने मिलती हैं, लाइक इंक्रीज इन मैरो। क्रॉनिक इन्फेक्शन में तो अपना मैरो का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ग्रैनुलोसाइट का, बट एक्यूट में अपने को इंक्रीज रिलीज देखने के लिए मिलता है। एंड कैंसर की जितने भी कंडीशन है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, दे आर रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। देन वी हैव अ टेबल जो बताता है कि न्यूट्रोफिल कब बढ़ता है। मेनली न्यूट्रोफिल बढ़ता है अपने बैक्टीरियल कंडीशन में, साथ में अपने जो मतलब नेक्रोसिस हो रही है उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। लाइक कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, किसी ऑर्गन की नेक्रोसिस होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन बाउल की, या फिर शॉक वगैरह हो गया, तब न्यूट्रोफिल बढ़ता है। यूसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ने वाला है, जैसे कि हे फीवर, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ड्रग रिएक्शन, सर्टेन मैलिग्नेंसीज हो गए जैसे कि हॉटकिन, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन सब में बढ़ता है। फिर बेसोफिल ल्यूकोसाइटोसिस रेयरली बढ़ती है, कंडीशन का नाम है माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म,
ओके, एंड देन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मेनली पढ़ते हैं अपने वायरल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन, उन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी अपने को जो क्रॉनिक होंगे उसमें देखने मिलेंगे ये दोनों के दोनों। फिर एक ढोले बॉडीज़ का नाम लेते हैं ये, जो कि टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स जमा हो जाते हैं अपने न्यूट्रोफिल में, रिप्रेजेंट एबनॉर्मल एज़रोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ओके, सो या दैट्स इट। यहाँ पर एक ढोले बॉडी का एग्जांपल दिया हुआ है। देन वी हैव इंटरेस्टिंग कंडीशन जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडिनाइटिस। लिम्फेडिनाइटिस क्या होती है? देखो, लिम्फेडिनाइटिस होती है दो प्रकार की, एक होती है अपनी एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। तो सिंपल भाषा में बोले तो अपना लिम्फ नोड होता है, ठीक है। अगर लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन होगी तो उसको बोलेंगे लिम्फेडिनाइटिस। अब क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो क्रॉनिक के फीचर रहेंगे, ये जैसे कि इसमें न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट देखने मिल सकता है, जैसे कि एडिमा देखने मिल सकती है, जैसे कि पेनफुल हो सकता है, स्वॉलन हो सकता है लिम्फ नोड, ये सारी चीज़ें अपने को देखने के लिए मिल सकती हैं। वही अगर एक क्रॉनिक हो गया तो वी माइट सी फॉलिकुलर हाइपरप्लेसिया देखने मिल सकती है, बी सेल टी सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, हो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये देखने मिल सकता है। फिर इम्यूनोब्लास्ट सेल हो गए, ये सारे सेल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर इसमें रेयरली इसमें भी साइज़ अब बढ़ सकता है, इरेगुलर साइज़ हो सकती है लिम्फ नोड की, पेनफुल तो ये रेयरली होता है, ठीक है। फिर न्यूप्लाज्म वाला लिम्फ नोड हो सकता है जिसमें भी अपने को क्रॉनिक टाइप ऑफ फीचर देखने मिलते हैं, जैसे कि हाइपर फॉलिकुलर एंड ऑल, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी साइज़ बढ़ती नहीं है, इरेगुलर नहीं बढ़ती एक्चुअली, सेम वो सर्कुलर सा रहता है लिम्फोमा वगैरह में। ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या बोल रहा है कि बॉडी में अपने बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये अपने ब्लड से लिम्फ नोड में, फिर स्प्लीन, टॉन्सिल, एडिनोइड, पेयर पैच में घूमते रहते हैं, जिनको सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं। और इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑल दिस सेड। एंड और नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतना बोलते हैं कि लिम्फ नोड जो होता है ना, ये यूजुअली लिम्फ ड्रेन करता है पूरी हर बॉडी पार्ट से, जैसे कि अपना सर्वाइकल लिम्फ नोड है गले के आसपास वाला, तो माउथ, टॉन्सिल वगैरह से ड्रेन करेगा। तो माउथ में जितने भी बैक्टीरिया होंगे दे विल गो देयर और वहाँ पे उनकी किलिंग हो जाएगी। तो इस वजह से ना नॉर्मल कंडीशन में भी लिम्फ नोड अपने एनलार्ज हो सकते हैं, थोड़े से इनका साइज़ बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इनमें क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिनका जर्मिनल सेंटर होगा, सेंटर मतलब फॉलिकल्स होते हैं ना, उनका जर्मिनल सेंटर होता है और मेंटल होता है। जर्मिनल सेंटर में हाईली डायनेमिक बी सेल्स होंगे जो कि डिवाइड करते रहेंगे। फिर पैराकॉर्टिकल एरिया में अपने को जो बीच का एरिया होता है दो फॉलिकल्स के, उनके टी सेल्स देखने मिलेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स गोइंग ऑन, इन फॉलिकल्स का अपने को रिस्पॉन्स देखने मिल सकता है। जैसे कि ट्राइबल इंजरीज हुई, कोई चोट लग गई तो वहाँ से कुछ बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो माइल्ड इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं ये। वेरएज अगर कोई लंबा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो वी कैन इवन सी स्कारिंग एंड ऑल। तो इसी रीजन से नॉर्मल रेस्टिंग लिम्फ नोड का रेयरली ही अपने को नॉर्मल देखने के लिए मिलता है, यूजुअली इसमें हमेशा कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन ऑनगोइंग रहती है। देन वी गॉट एक्यूट नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडिनाइटिस। इसमें तो क्या बोल रहा है कि जैसे कि सर्वाइकल रीजन से ड्रेन करते हैं माइक्रोब्स फ्रॉम टीथ और टॉन्सिल। फिर इंग्वाइनल रीजन हो गए, एक्सट्रीमिटीज से ड्रेन करता है। एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस में अपने को क्या देखने मिलता है, मीजेंट्री वगैरह में भी देखने मिल सकती है। सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन बैक्टीरिया में प्रोड्यूस जनरल लिम्फोडेनोपैथी। ओके, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि वही मॉर्फोलॉजी स्वॉलन, ग्रे, रेड एनगोज लिम्फ नोड देखने मिल रहे हैं जिनमें बहुत सारा अपने को न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट देखने के लिए मिलता है with a large reactive germinal center containing numerous mitotic figures. Macrophage often contain particulate debris derived from dead bacteria and all. फिर पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है तो न्यूट्रोफिल आर प्रोमिनेंट एंड सेंटर्स ऑफ फॉलिकल में अंडरगो नेक्रोसिस एंड ऑल। समटाइम द एंटायर नोड इज कन्वर्टेड इनटू पस, ठीक है, ये सब बातें।
न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट अपने को अराउंड द फॉलिकल्स देखने मिलता है। तो इट इज़ लाइक बी सेल्स और टी सेल्स तो बन रहे हैं, अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी होगी तो दे विल रिलीज ही, फिर नहीं होगी तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनने लगेंगे विच विल फॉर्म जर्मिनल सेंटर्स। तो वो सब तो देखने मिलेगा ही अपने को, साथ में न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट देखने मिलेगा अगर कोई वैसा बैक्टीरिया है तो। देन वी गॉट क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडिनाइटिस। इसमें अपने को पैटर्न देखने मिलते हैं जैसे कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेसिया। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। बर्थ में तो प्राइमरी फॉलिकल छोटे होते हैं, वो कुछ एंटीबॉडी वगैरह नहीं बनाते हैं। फिर जैसे इन्फेक्शन का एक्सपोजर होता है तो बिकम बिग, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स। और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं इनमें मेंटल जोन होता है जो कि नेव बी सेल्स होते हैं, नए बी सेल्स होते हैं इनएक्टिव, एंड जर्मिनल सेंटर की तरफ जाते जाते दे बिकम एक्टिव, जो कि डार्क जोन और लाइट जोन में डिवाइडेड है, विच फॉर्म सेंट्रोब्लास्ट एंड सेंट्रोसाइट। सेंट्रोब्लास्ट दे आर प्रोलिफरेटिंग बी सेल, सेंट्रोसाइट दे आर मोर मैच्योर बी सेल्स जिनकी कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होगी। फिर मैक्रोफेज होते हैं जो कि डेड इन फेव बी सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ टेंजिबल मैक्रोफेज। देन वी हैव गॉट एक क्रॉनिक पिक्चर बता रहा है ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और एचआईवी जैसे इन्फेक्शन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोड देखने के लिए मिलता है विच रिजेंबल्स द लिम्फोमा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर प्रिजर्व होता है रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया में, ठीक है, जिसमें अपने को इंटरफॉलिकुलर टी सेल साइनोसॉइड देखने मिलेंगे, वेरिएशन होती है शेप साइज में, एंड माइटोटिक फिगर अपने को देखने मिलेंगे जो कि अपने को न्यूप्लास्टिक सेल्स में नहीं देखने मिलते, ये 3 पॉइंट में। फिर पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेसिया इज टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सच एज एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में देखने मिलता है। द टी सेल रीजन्स टिपिकली कंटेन इम्यूनोब्लास्ट एक्टिवेटेड टी सेल्स 3 to 4 times द साइज ऑफ रेस्टिंग लिम्फोसाइट दैट हैव राउंड न्यूक्लियस ओपन। मतलब इम्यूनोब्लास्ट देखने मिलेंगे जो कि टी सेल्स ही होते हैं, 3 से 4 गुना बड़े होते हैं, एंड मल्टीपल न्यूक्लिया इसमें, दे हैव राउंड न्यूक्लिया, ओपन क्रोमेटिन, ये सब अपने को देखने मिलेगा। साइनस हिस्टोसाइटिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, लाइक जब कैंसर होता है ना तो कैंसर का डेब्रिस ब्लड से लिम्फ से बहता हुआ आता है, तो उसके अराउंड अपने बहुत सारे मैक्रोफेज को सराउंड कर लेते हैं, लीडिंग टू हिस्टोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट डेब्रिस, ठीक है। सो दिस माइट बी इंडिकेटिव ऑफ कैंसर और माइट बी इंडिकेटिव ऑफ रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया ड्यू टू सम कैंसर एक्सटर्नली, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनस हिस्टोसाइटिस। इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं, एंड इंट्रासाइनसोइडल मैक्रोफेज का डिपोजिशन अपने को देखने के लिए मिलता है। देन वी हैव वन कंडीशन कॉल्ड हेमाटोफेगोसाइटिक लिम्फोहिस्टोसाइटिक HLH, जो कि ऑटोइम्यून एक्टिवेशन में जाता है, अपने जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अपनी सेल्स को अटैक करने लगते हैं, एक वर्ड में ओवर एक्टिवेशन हो जाता है उनका, वही देखने के लिए मिलता है अपने को। सो दिस वाज ऑल।